करेंगे शुरू। सो लास्ट क्लास में हमने जो 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करें, 2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करें, ठीक, और उसके बाद हमारे 3 मार्क्स वाले भी खत्म हो गए थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन जो 5 मार्क्स वाले हैं, ठीक है बेटा। सो देखो ध्यान से, 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31, उसका ए पार्ट आप लोगों से क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक, एक है आपका 5 माइक्रोकूलम और एक है -1 माइक्रोकूलम, और उनकी लोकेशंस दी गई है -3 सेंटीमीटर 00 एंड 3 सेंटीमीटर 00। अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा यहाँ पे, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए, यहां से हमें पता लग रहा है कि हमारे ये दोनों चार्जेस जो हैं वो कहां रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पर, ठीक। तो पहले इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहां पर। इस तरीके से ले लिया हम लोगों ने, ये हो गया वाई, ये ले लेते हैं ओरिजिन, यहां से ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिटू, और ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर पहला, जल्दी से बिटू, अगर आप पहला कोऑर्डिनेट देखें -3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास -3 0 0, ठीक है। और यहां पर आपका जो चार्ज रखा है वो कितना रखा है बेटू, 5 माइक्रोकूलम, एंड से दिस लोकेशन एज ए। इस लोकेशन को हम नेमिंग कर लेते हैं कितना, ए कर देते हैं। देन अब दूसरा लोकेशन जो है वो देखो कितना है आपके पास, 3 0 0। इस लोकेशन को कर देते हैं बी, और यहां आपका जो चार्ज है वो कितना है, -1 माइक्रोकूलम। अब उसने कहा आपसे आगे चल के, कहता है एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। आप लोगों को क्वेश्चन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, ठीक है, जिसमें कि ए की वैल्यू इतनी है। कहता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अब स्विच ऑन कर दिया जाता है। सो कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर देखा जाए तो पहले ओरिजिनली वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो हमारे चार्जेस जो ए और बी पर रखे हुए हैं सिर्फ इनकी वजह से बनेगी। तो अब हम लोगों ने क्या करा, वर्क डन, that is potential energy of the pair of charge, basic formula k q1 q2 and divided by distance। और इसमें हम एक चीज और करते थे बेटा कि जो चार्ज पॉजिटिव है, जल्दी से, जो चार्ज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव रखोगे और जो चार्ज नेगेटिव है उसे नेगेटिव। तो अगर ऐसा है तो हम लोगों ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, सिंपली इनिशियल वर्क डन, उसको लिखने की कोशिश करी तो कितना बनेगा, K हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इसको ले लेते हैं Q1 और इसको कर देते हैं Q2। सो Q1 हो गया बेटू 5 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 कितना हो गया -1 माइक्रोकूलम। सो -10 की पावर -6 एंड डिवाइडेड बाय, अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस देखें तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। तो y और z वाला तो हट गया, सिर्फ क्या बचेगा, x2 माइनस, जो कि कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। सो ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व आउट करेंगे और यहां से हमें पता लगेगा इनिशियल वर्क डन इतने जूल। पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने ऑन नहीं करी है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तक का हमारा वर्क डन ये आ गया, इतना हो जाएगा सबका। अब चलते हैं फाइनल केस पे। फाइनल केस इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब हमने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया, तब की बात कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, आप लोगों से कह रहा है भाई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की होगी, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की होगी, और जब तक हमें ना बताया जाए तब तक हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज। और उसकी लोकेशन भी नहीं बताई तो हम उसे कहां रखेंगे, ओरिजिन पे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से दी गई है उसको हमने कंसीडर कर लिया कि वो कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज को हमने कहां रख दिया, ओरिजिन पे।
और ये ले लेते हैं क्यू नॉट। डन। इसका मतलब जो हमारे ये वाले दो चार्जेस थे, ठीक है, अब वो दोनों चार्जेस इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो अब हम दोबारा से एनर्जी, दोबारा से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। पहले सिस्टम में कितने थे? सिर्फ दो चार्ज। अब सिस्टम में कितने हैं? तीन। तो बेटा याद करो प्रोसेस, हम लोग पेयर बनाते थे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, या फिर आप लिख दीजिए वर्क डन फाइनल। भाई मान लीजिए हमने ए से शुरू किया, तो पहला पेयर ए ओ और फिर ए बी लिख देते हैं यहां पे। सो वर्क डन ए ओ प्लस वर्क डन ए बी। अब ए हट जाएगा, अब कौन कौन बचा? ओ एंड बी। आपने ओ से शुरू किया तो क्या बना? ओ बी। सो प्लस वर्क डन ओ बी। अब यहां से ओ बी हट गया, अकेला कौन बचा? और अकेले के लिए कोई पेयर। इसका मतलब फाइनल जो हमारा अरेंजमेंट तैयार हुआ उसमें हमारे ये पॉसिबल पेयर्स होंगे, हाँ या ना? ठीक। अब इनमें रीडिंग सब्स्टिट्यूट करो। सो वर्क डन फाइनल, वर्क डन फाइनल विल बी इक्वल टू, पहले आराम से रीडिंग्स रख लेते हैं, के क्यू ए क्यू नॉट आर ए ओ, जल्दी से आ जाए बेटू, प्लस फिर ए बी के लिए करते हैं के क्यू ए क्यू बी आर ए बी, एंड प्लस ओ बी के लिए करते हैं के क्यू ओ क्यू बी क्यू बी एंड बाय आर ओ बी। ऐसा कुछ होगा, हाँ या ना? अब बड़े ध्यान से वर्क डन फाइनल, एक चीज ध्यान से देखो, के क्यू ए क्यू बी बाय आर ए बी, ये वाली वैल्यू तो आपकी पूरी की पूरी एज इट इज यही आ जाएगी, हाँ या ना? इसको सेपरेट कर लेते हैं और इन सब में, इन दोनों में, ठीक, रीडिंग्स को रखते हैं थोड़ा तरीके से। तो ये हो गया मेरे पास के, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर के क्यू नॉट बाय आर नॉट ए को देखूं, तो हमारे पास पोटेंशियल का, अगर आप जनरल फॉर्मूला याद करें, व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज के क्यू बाय आर। अगर मैं ध्यान से देखूं और ऐसा कुछ कहूं कि क्यू नॉट की वजह से पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू नॉट की वजह से पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर पोटेंशियल कितना होगा? सो विल बी के क्यू नॉट इनटू डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? विल बी आर ओ ए, हाँ या ना? तो इसका मतलब हम लोग अपने इस गिवन अरेंजमेंट, इस गिवन इक्वेशन में के क्यू नॉट बाय आर ओ ए, इसकी जगह क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल कर सकते हैं। और ये पोटेंशियल किसकी वजह से? क्यू नॉट की वजह से। और यहां से ये क्यू ए एज इट इज। फिर इस पर आते हैं, के क्यू नॉट आर नॉट बी। नाउ दिस विल बी व्हाट? द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट, पर कहां पर? बी पर। ध्यान रखना, ये जो पोटेंशियल है वो किसके लिए है? ए के लिए। और ये वाला जो पोटेंशियल है वो किसके लिए होगा? सो देखो यहां पर कौन चलेगा? क्यू बी। और ये वाली वैल्यू एज इट इज रखो, के क्यू ए क्यू बी बाय आर ए बी। क्लियर है? अब याद करो, हमने सीखा था E इज इक्वल टू वी बाय आर, तो V की जगह हम कितना कर सकते हैं? ई आर। बट व्हाट इज E? इट इज A बाय आर स्क्वायर। भाई E वेक्टर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ E कह रहा हूं, तो वो कितना है? A बाय, अगर यहां पर E की जगह A बाय आर स्क्वायर करोगे तो एक कट जाएगा और क्या बचेगा? E बाय आर। अब बड़े प्यार से, तो वर्क डन फाइनल विल बी, यहां इसकी जगह कौन आएगा? E बाय आर ए एंड क्यू ए। डन है? अच्छा, E की जगह तो A है ना, यहां पर A बाय आर, so this is going to be A बाय आर ए इंटू क्यू ए, प्लस एज इट इज यहां पर कौन आएगा? A बाय आर बी इंटू क्यू बी, प्लस ये कितना? के क्यू ए क्यू बी बाय आर ए बी। तो सबसे पहले आपने क्या करा? एक प्रॉपर इक्वेशन तैयार करी इस तरीके से।
इतना हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रखो। सो वर्क डन फाइनल, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 इंटू 10 की पावर 5, 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू व्हाट इज क्यू ए, 5 माइक्रो, तो इट इज 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0, तो बेटू ये डिस्टेंस कितना बन गया, 3 सेंटीमीटर। सो यहां पर कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर -2, ये हमारी पहली रीडिंग ये वाली होगी, ठीक है। फिर प्लस इसके लिए करते हैं, तो ए की जगह कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 5। नाउ व्हाट इज क्यू बी, -1, तो हमने क्या सीखा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो एज इट इज नेगेटिव ऑफ 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फिर से कितना, 3। सो ये रख दिया आप लोगों ने 3 इंटू 10 की पावर -2, ये वाली रीडिंग पर आओ। सो प्लस k इज 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू ए इज 5 इंटू 10 की पावर -6 and QB is -10 की पावर -6 and divided by the distance is 6 into 10 की पावर -2। सॉल्व आउट करेंगे इतने जूल। रिक्वायरमेंट क्या थी, देखो आपने जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट नहीं था आपने वो कैलकुलेट करा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट आ गया आपने वो कैलकुलेट करा, तो कितना चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कर सकते हैं या नहीं, तो हम यही लिख देते हैं कि फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटू, यहां पर सो चेंज इन एनर्जी विल बी व्हाट, वर्क डन फाइनल एंड माइनस वर्क डन एंड इतने जूल। हो जाएगा क्वेश्चन का पहला हिस्सा, गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का श्योर। आप अपने चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वाले हिस्सों में जाओ, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा का पूरा रीडिंग्स के साथ, ठीक है। तो देखोगे वहां पे आपको ये प्रोसेस कराया हुआ है कि पहले आप इनिशियल कैलकुलेट करो, फिर आप फाइनल, और चेंज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कर देंगे सभी, पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटू, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ो, और बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, मेरे चेहरे पे नहीं वहां पर देखना है, समझे। मार्कशीट में फिर बहुत सी चीजें अलग दिखेंगी बेटा, क्वेश्चंस पढ़ो। कहता है अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज प्लेस्ड इन एयर। अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ बेटू, अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड इन एयर, ऐसे रखे हैं, ठीक है। एंड दे हैव अ नेट चार्ज ऑफ +80 माइक्रोकूलम, +80 माइक्रोकूलम एंड आया कुछ यार भाई, आप जब यहां पर पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, जब आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो ये प्लेट पूरी की पूरी क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव से इस प्लेट पर पूरे पर बराबर क्या आ जाता है, नेगेटिव, और इस वाली साइड को आप क्या कर देते थे, अर्थ, तो यहां लिखते थे +Q, और जितना +Q उतना, तो घबराना नहीं है, कंसेप्ट्स को ध्यान रखो, क्लियर हुआ। अब देखो आगे चलो क्या कह रहा है, कहता है which causes a potential difference of 16 वोल्ट, जिसने कि इस अरेंजमेंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया हुआ है बिटवीन द प्लेट्स, वो कितना डेवलप कर रखा है बेटू, 16 वोल्ट का डेवलप किया हुआ है, ठीक। अब उसने पूछा फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अगर हम इस सिस्टम के कैपेसिटेंस की बात करें तो एकदम सीधी सी बात, जनरल इक्वेशन Q is equal to then C is equal to Q by V. So what will be the capacity? What is the charge? 80 micro. And what is the potential? 16. भाई 16 पंजे 80. So 5 into 10 की पावर -6. So capacity सीधे सीधे कितनी आ गई, 5 माइक्रोफेराड। आया समझ,
क्लियर हुआ? देन अगले पॉइंट पे देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला हिस्सा। हाँ बेटू, क्या चीज? वाई के लिए फाइन नहीं करेंगे। देखिए गांजा कम लगाया करो और पढ़ाई में ध्यान ज्यादा दिया करो। कैपेसिटर एक प्लेट होती है, पूरा अरेंजमेंट होता है? एक होती है। देखिए वी यूज्ड टू से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स मिल करके क्या बनाती हैं? एक कैपेसिटर बनाती हैं। आहार सुधारोगे तो विचार अच्छे होंगे और दिमाग सही से काम करेगा। ये जो तुम दिन प्रतिदिन ये लगा रहे हो ना, बस स्टैंड पे खड़े होगे, इसे बंद कर दो, नहीं तो तालियां गलत तरीके से बजने लगेंगी। ठीक है बेटा, चलो ये वाला समझ आया सबको? अगले क्वेश्चन पे बढ़ो और ध्यान से देखो क्या करना है। ये कुछ दिनों में बोर्ड का पेपर लिखने वाला है, कह रहा है एक प्लेट के लिए निकल गया, दूसरी के लिए नहीं निकालनी है। कहता है इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर, मतलब जो ओरिजिनली यहां पर क्या था हमारे पास, पहले एयर थी, ठीक है। कहता है इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। आपने प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया? मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? आगे जाना ही नहीं है पहले। अगर आपको याद हो, व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड, व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड, तो बेटू आपने डिराइव किया हुआ है पूरा का पूरा कि दैट Cm इज इक्वल टू के सी नॉट। सी नॉट बोले तो विदाउट मीडियम वाला, जो कि हमने अभी ये निकाला। ठीक है, सो आपका नया कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा? 3 इंटू 5 माइक्रो, और ये कितना हो गया? 15 माइक्रोफेराड। डन है। तो जैसे ही मीडियम डाल दिया, मीडियम डालने से ये हुआ, तो कह रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। याद करो, Q इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल वाला। अगर हम बात करते हैं नए केस की, तो नए केस में लिखूंगा नया पोटेंशियल चार्ज डिवाइडेड बाय द नया कैपेसिटेंस। हाँ या ना? अब अगर देखा जाए V डैश, व्हाट इज द चार्ज, वो सेम चल रहा है अभी। दिस इज 80 माइक्रो, 80 माइक्रो था ना भाई, 80 माइक्रो, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज C डैश, 15 माइक्रो। हाँ या ना? ठीक, अगर कैंसिल कर दो तो आपके पास सॉल्व आउट करके इतने वोल्ट आपका नया पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा या नहीं? कर सकते हैं? पक्का? गड़बड़ तो नहीं होगी? अगला पार्ट बताओ। वेरी गुड भाई, उसने कहा कि अगर हम चार्ज कितना कर देते हैं? 160 माइक्रोकूलम। ठीक, सो कहता है विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज? नो। हमने पढ़ा ना Q इज प्रोपोर्शनल टू V, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो सेम रेशियो से पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और अगर आप अपने बेसिक फॉर्मूले पे जाएं, चार्ज ओवर पोटेंशियल, दैट रेशियो गिव्स अस द कैपेसिटी। जब चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, एंड दैट रेशियो विल रिमेन्स द सेम। आई बात समझ? तो कैपेसिटेंस जब बदलता है तो वो बदलने के केवल 3 कारण होते हैं। पहला, या तो हमने मीडियम इंसर्ट कर दिया, दूसरा, या फिर हमने प्लेट सेपरेशन बदल दिया, और तीसरा, हमने प्लेट एरिया को चेंज कर दिया। क्लियर है? अगर हम पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, अगर हम चार्ज चेंज कर रहे हैं, तो कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें कि देखो ये हिस्सा आपको सिर्फ 2 मार्क्स दिलाएगा, तो इसमें आपको स्पीड मेंटेन करनी है। ठीक है, और ये हिस्सा जो है वो आपको एक एक नंबर के 3 पॉइंट्स है, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। ये पूरे 5 नंबर कवर अप हो जाएंगे आपके। कर सकते हैं अच्छे से? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, और ध्यान से पढ़ो। कहता है कंसीडर 3 मेटल स्फेरिकल शेल्स A, B एंड C, और तीनों का रेडियस कितना है बेटू? R, and each shell is having a concentric metal ball of radius r by 10, और तीनों के अंदर हमारे पास एक मेटल बॉल है और उसका रेडियस कितना है? r by 10। तो पहली चीज क्या है? तीनों के तीनों शेल ओरिजिनली तीनों का रेडियस सेम है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास 3 शेल्स बना लेते हैं। एक ये ले लिया हम लोगों ने, और
इसी के अंदर हमारे पास तीनों का रेडियस क्या है बेटा? तीनों का रेडियस सेम। ठीक। और अब कहता है, अच्छा पहले तीनों के चार्ज देख लेते हैं। द स्फेरिकल शेल्स ए बी एंड सी आर गिवन द चार्जेस +6 क्यू, +6 क्यू, देन -4 क्यू एंड 14 क्यू, ये दिया गया है। फिर उसने ये जो चीज बोली कि भाई तीनों के अंदर हमारे पास क्या है, जरूरी नहीं है कि सेंटर पे रखें, आपको अंदर रखना है, जहां मर्जी रख लो। ठीक। विद रेडियस कितना? R/10। ये रेडियस R/10। और इस पर भी चार्ज की इंफॉर्मेशन वो बेटा हमें दे रहा है। नाउ द इनर मेटल बॉल्स, ये वाली जो मेटल बॉल्स हैं, ठीक है, आर ऑल्सो गिवन चार्जेस ऑफ कितना? -2 क्यू, देन +8 क्यू एंड -10 क्यू। ये चीज भाई भले ही वो अंदर हो, बट फाइनली चार्ज अपीयर ओवर द, इस -2 क्यू से अंदर वाली सरफेस पर कितना? +2 क्यू, और इस +2 क्यू से बाहर वाली सरफेस पर कितना? -2 क्यू। ये चीज होगा। इसका मतलब पहले वाले की सरफेस पर जो चार्ज हमें मिला वो कितना मिला? +4 क्यू। अब दूसरे पे आते हैं, +8 क्यू से यहां कितना? -8 क्यू, और -8 क्यू से बाहर कितना? +8 क्यू। तो सरफेस पर कितना मिला? +4 क्यू। नाउ -10 क्यू से यहां कितना? +10 क्यू, और +10 क्यू से यहां कितना? -10 क्यू। तो बेटू सरफेस पर अगर ध्यान से देखें तो फिर से कितना मिला? +4 क्यू। अब देखो आगे क्या कह रहा है बेटू हम लोगों से, कहता है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें किसका मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, तीनों की वजह से, एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम देयर सेंटर। भाई ये डिस्टेंस कितना था? r, सो 3r विल बी आउटसाइड, हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखें, चार्ज ऑफ ए +4 क्यू, चार्ज ऑफ बी +4 क्यू, चार्ज ऑफ सी +4 क्यू। तीनों के लिए मुझे कितने डिस्टेंस पर देखना है? 3r पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो हम फॉर्मूला लिखते हैं K इंटू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए विल बी K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर लिखा सी के लिए तो फिर से कितना? K इंटू 4 क्यू एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। उसने बोला है कंपेयर, मतलब वी नीड टू हैव द रेशियो। तो अगर इन सबको कंपेयर कर लिया जाए, द रेशियो इज 1:1:1। तीनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो कैसे आ रहे हैं हमारे पास? सेम आ। आया समझ? कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है और फिर इसे सॉल्व करते हैं बेटू। रीड इट प्रॉपरली।
उसने क्या बोला बेटू हम लोगों को, देखो ध्यान से, कहता अ चार्ज -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर बी ऑफ द सेमी सर्कल। ओके, ये एक सेमी सर्कल और इसके सेंटर पर यहां चार्ज रखा हुआ है -6 एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। और आपको बेटू ये वाली दूरी ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। नाउ एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट डी एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। बी से 10 सेंटीमीटर की दूरी है ये वाली, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, हाँ या ना। नाउ आगे क्या कहते हैं, देखो ध्यान से बेटा। नाउ अ चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट सी। एक चार्ज है कितने माइक्रोकूलम का, पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम का, उसे हम सी से कहां लेके जा रहे हैं, ए पर। तो बहुत आराम से, अगर मैं बात करता हूं ओरिजिनल केस की, तो ओरिजिनल केस में मैं किस किस को देखूंगा, डी, सी और बी को, हाँ या ना। और यहीं से हमने अपना इनिशियल वर्क डन करना शुरू करा और पेयर बना दिए। मैंने डी से शुरू करा तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन डीसी प्लस वर्क डन डीबी, वर्क डन डीबी। भाई अब डी हट गया, अब कहां से बात करी, सी से। सो कितना लिखा बेटू, वर्क डन सीबी, हाँ या ना। जनरल फॉर्मूला अगर हम याद करें तो क्या होता था, के Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। पर इस तरह से कि जो चार्ज पॉजिटिव है पॉजिटिव रखेंगे और जो चार्ज नेगेटिव है नेगेटिव रखेंगे। अगर हम अपने इस फॉर्मूले को यहां यूज करें तो हमारा इनिशियल वर्क डन, देखो डी और सी, सो कितना लिखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 6Q, या फिर के की फॉर्म में रहने तो ज्यादा बेटर है। सो कितना बनेगा, के 6Q और दूसरा चार्ज कौन हो गया, 5 माइक्रो। सो 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 की पावर -2। ये आपने कौन सा लिख दिया, डीसी वाला लिख दिया। अब बारी आती है किसकी, बी डी की, ये वाला, ठीक। सो कितना लिखा जाएगा बेटा आपके पास, के 6Q -6Q, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। एंड डिस्टेंस यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सो इट इज 10 इंटू 10 की पावर -2, ये बनेगा। देन प्लस, अब आता है सीबी, ठीक। तो अगर सीबी में रखा आपने तो कितना बनेगा बेटा, दिस इज के, ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -6 एंड -6Q एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा सी से बी तक का, 5 सेंटीमीटर। सो 5 इंटू 10 की पावर -2। ये आपका कौन सा वर्क डन हो गया, इनिशियल, डन है। अब फाइनली अगर देखा जाए, हम लोग अपने चार्ज को सी से कहां लेकर के आ रहे हैं, ए, सी टू द पॉइंट ए। अब हमारा चार्ज यहां आ चुका है, ठीक। अब यहां नहीं है, अब इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। तो अब जो पेयर बनेंगे डी, बी और ए। सो कैसे बनाएंगे बेटू, वर्क डन डीबी, वर्क डन डीए एंड वर्क डन बीए, यही चीज रहेगी। अगर आप यहां सारी रीडिंग्स डाल दें जैसे आपने यहां पर डाली है, ठीक, एज इट इज यहां रीडिंग्स चल जाएंगी सारी या नहीं। जनरल फॉर्मूला ये रहा, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव है, आपके पास वर्क डन इनिशियल आ गया है, आपके पास वर्क डन फाइनल आ गया है। तो नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा हमें, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। हो जाएगा या नहीं, कर सकते हैं सभी, पक्का, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो अगला पॉइंट देखो बेटू क्या है इसमें, सोचिए क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से।
कहता है एक प्रोटॉन है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और कुछ इस तरीके से रास्ता फॉलो करते हुए जा रहा है. नाउ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द पेपर. ये ऐसे अंदर की तरफ है. ठीक है भाई, हमें तो ऐसे नजर आ रहा है ना कि ये इस तरीके जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, बट वो बेसिकली इस तरीके से. ठीक है, जैसे आप सामने मूव ऑन कर रहे हैं और एक माउंटेन ऐसे कर्व माउंटेन ऐसे क्लाइंब करते हुए ऐसे नीचे उतर रहे हैं, ऐसा कुछ है. अब वो कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर. तो जो पॉइंट पी क्यू आर है वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. सोचिए क्या करेंगे, सोचो. हाँ, थंब रूल लगाएंगे. कैसे लगाएंगे थंब रूल? हाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई. पॉजिटिव पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट भी कैसे होगा, सेम. अगर आपने ऐसे लगाया तो आपकी फिंगर्स कैसे आउट करनी है, प्लेन से बाहर. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी आपके पास, सिंपली आउटवर्ड. इसमें कोई रॉकेट नहीं लगाना आप लोगों ने. मेन पॉइंट अब आएगा. उसने क्या बोला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. डायरेक्शन तो हर जगह बाहर की तरफ होगी बट वो हर जगह सेम नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेजेक्ट्रीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो यहां ये कर्व है, यहां ऑलमोस्ट कैसा हो गया, स्ट्रेट, और यहां कर्व और भी ज्यादा डीप है इस तरीके से. तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स पर जो ट्रेजेक्ट्री है वो बदल रहा है, वो सेम नहीं है. याद करो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप क्या लिखते थे, आर इज इक्वल टू एम वी बाय वी क्यू. भाई तीनों ही पॉइंट्स पर वेलोसिटी सेम, मास सेम, चार्ज सेम, क्योंकि प्रोटॉन ही है तो मास और चार्ज नहीं बदलेगा और वेलोसिटी सेम चल रही है. तो अगर देखा जाए तो जो ट्रेजेक्ट्री है हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, हाँ या ना. तो मतलब नॉर्मली हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो ट्रेजेक्ट्री छोटा होगा. अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ट्रेजेक्ट्री छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना. आपके पास तीन कर्व हैं, एक ये वाला कर्व है, ये लगभग स्ट्रेट हो गया, और ये और भी ज्यादा कर्व है. सबसे छोटा सर्कल जो बन सकता है वो तीनों में से कौन से रास्ते पे बन सकता है, हाँ या ना. मानते हैं ये चीज. तो एक चीज हमें नजर आ गई कि ट्रेजेक्ट्री रेडियस एट पॉइंट पी विल बी सबसे छोटा. अब इससे बड़ा कहां बन सकता है, दैट इज एट पी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कर्व थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है हमारे पास. तो अब यहां कौन होगा हमारे पास, आर पी, और ये क्या है लगभग स्ट्रेट. तो यहां का जो सर्कल बनेगा वो सबसे बड़ा. तो और भी बड़ा ट्रेजेक्ट्री किसका हो गया, क्या चीज बेटू, ओके आर आर है वहां पर. अभी ठीक भाई, आर आर है ना. सो दोबारा से करते हैं. ये कर्व आपका सबसे छोटा तो इसका रेडियस सबसे छोटा हो गया. फिर इससे बड़ा कर्व आ गया पी पर तो रेडियस थोड़ा सा बड़ा हो गया आर वाले से. और यहां ऑलमोस्ट क्या जा रहा है, स्ट्रेट, तो ये वाला ट्रेजेक्ट्री का रेडियस सबसे बड़ा. अब इस पॉइंट को अगर तुमने यहां इस्तेमाल कर दिया, इस पॉइंट को उठा करके अगर यहां इस्तेमाल कर दिया तो देखो जहां ट्रेजेक्ट्री सबसे छोटा वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आर वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम कहां होगी पी, और सबसे कम कहां होगी क्यू. हो जाएगा. ट्रेजेक्ट्री देखना समझ नहीं आया, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता था, पक्का कैसा पाथ होगा, सर्कुलर होता है. तो इसका मतलब अगर मैं ट्रेजेक्ट्री को देखना चाहूं तो पॉइंट पी पर जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो ऐसा कुछ जा रहा है. ठीक है जी. अच्छा, अब बनाते हैं हम लोग पॉइंट पी पर.
ऐसा कुछ होगा श्योर। यहां स्ट्रेट है, सर्कल का सरकमफ्रेंस छोटे छोटे सेगमेंट्स को मिला के बनता है, और वो सेगमेंट कैसे होते हैं स्ट्रेट। तो जब यहां स्ट्रेट है तो इसका मतलब यहां जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो क्या होगा, सबसे बड़े वाला होने वाला है। दोबारा से बनाते हैं इसको। इस पॉइंट पे रख के ऐसा कुछ, अब तीनों के रेडियस कंपेयर कर सकते हो। तो अब तुम्हें वहां ये बना के नहीं देखनी, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, अपनी सोच को भी थोड़ा सा काम करने दो, ठीक। कि जहां कर्व आपके पास, जहां कर्व सबसे ज्यादा डीप है तो वहां रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ये कर्व थोड़ा सा बड़ा हुआ तो यहाँ रेडियस थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ ऑलमोस्ट कैसा जा रहा है स्ट्रेट, तो यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा हो जाए। फिर इस पॉइंट को आपने अपनी ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपैरिजन के लिए लगा दिया, तो ये मिल जाएगा। कर सकते हैं सभी। चलो आगे बढ़ो और देखो क्या कह रहा है। कहता है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट इट्स सेंटर। ओके भाई, एक हमारे पास सर्कुलर लूप है, ठीक, जिसका एरिया जो है मान लेते हैं रेडियस आर, तो इसका जो एरिया है वो कितना दिया गया ए, ठीक। और करंट कैरिंग लूप है तो जो भी डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक। और कह रहा है कि भाई इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो कहता है शो दैट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप इज दिस, ठीक। इस लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट ये आएगा आपका। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ध्यान से देखना, जो हमारे पास यहां रीडिंग है, ये वाली रीडिंग है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके देखा। मैग्नेटिक मूवमेंट इज 2b divided by mu naught, area will be what, pi r square, within the root area is pi r square by pi, ठीक। आपने पाई से पाई हटाया, रूट से बाहर आके क्या बचेगा r, और इसके साथ मिलके क्या बन गया, इसका मतलब 2b pi r cube by, that should be the answer, ये होना चाहिए हमारे पास। अब हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस हो रही है करंट की वजह से, पर हमें करंट के बारे में बताया नहीं है, ठीक। तो यहां से मैं पता कर सकता हूं कि कितने करंट से बन रही होगी। सो अगर मैं इनको शिफ्ट कर दूं तो कितना बना मेरे पास, 2br एंड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, डन है। एंड एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, इट इज करंट इनटू एरिया। सो व्हाट इज द करंट, it is 2br by mu naught, it is 2br by mu naught, and what is a, it is pi r square. So what will be the magnetic moment, it is 2b pi r cube by mu naught। हो रहा है जस्टिफाई, क्या इतना बनेगा आपके पास, कर सकते हैं सभी इसको अच्छे से, श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो तो फिर एंड पेपर खत्म। आखिरी क्वेश्चन आता है, derive an expression for the torque acting on rectangular current loop suspended in uniform magnetic field। आप लोगों को क्या निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला। बेबी याद करो, हमने डिराइव किया हुआ है पूरा का पूरा, टॉर्क इज बिना साइन थीटा, ये तो डिराइव तो हो जाएगा पक्का ना। आप न्यूमेरिकल वाले हिस्से पर देखो, सेकंड पॉइंट पर कहता है एक चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इट इज मेड टू पास थ्रू अ शीट ऑफ लेड एंड एज अ consequence it loses 1/2 of its kinetic energy without change in its direction। कि जब उसको एक लेड शीट से पास आउट कराया गया तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का नुकसान कर लिया, और नुकसान भी ऐसा हुआ कि आधी खत्म हो गई है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि भाई फाइनल काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ ऑफ
इनिशियल काइनेटिक, ओरिजिनल काइनेटिक, ठीक। नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, हाफ m v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। भाई आपका हाफ m खत्म, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, सो व्हाट विल बी v डैश। इसका मतलब जो उसने कहा कि एज अ कॉन्सिक्वेंस आधी काइनेटिक एनर्जी का नुकसान हो गया, उसके कहने का मतलब है कि भैया वेलोसिटी इतनी हो गई होगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा, हाउ विल द रेडियस ऑफ इट्स पाथ चेंज, भाई रेडियस कैसे बदलेगा और टाइम पीरियड कैसे बदलेगा। तो पहली बात सुनिए ध्यान से, अगर आप याद करें इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, इक्वेशन ऑफ, तो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय, तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब द न्यू टाइम पीरियड विल रिमेन्स सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बारी आती है हमारे पहले पॉइंट की, दैट इज द रेडियस, ठीक। देखो अगर मैं बात करूं ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री की, तो ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री को लिखा जाएगा r बराबर mv बाय bq, इस तरीके से। और अगर हमने लिखा नए वाला r डैश, सो r डैश कितना होगा, mv डैश बाय bq, सो r डैश विल बी m बाय bq, व्हाट इज v डैश, v बाय √2, ये वाली वैल्यू डाल दी आपने, ठीक। तो यहां से आपके पास r डैश विल इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 1 बाय √2, और यहां से mv बाय, भाई ये कौन है, ओरिजिनल, सो नया रेडियस विल बी दिस मच। समझ आया, कर सकते हैं, श्योर। सो इस तरीके से कुछ आपका 50% ऑफ पेपर आपको ऐसा मिलेगा, वहां पर हो जाएंगी ये सारी चीजें अच्छे से, गड़बड़ तो नहीं होगी इसमें, पक्का। अब रिमेनिंग 50% जो बचा, दैट इज योर बुक 2, तो जैसे ही हम बुक 2 खत्म करेंगे तो तुरंत हम उसको भी सॉल्व करेंगे, एंड वो वाले क्वेश्चंस विल बी मच मोर इजियर। जो सेकंड बुक के क्वेश्चंस हैं वो इससे भी ज्यादा सरल हैं, प्रोवाइडेड जब टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप ध्यान से पढ़े उन चीजों को। हो जाएगा यहां तक सबका, गड़बड़ तो नहीं करोगे। और पिछले वाले सॉल्व करके देखे थे आपने घर पे जाके, सारे क्वेश्चंस निकले एज इट इज, जो ये बचे हुए थे इनको भी आज लगाना है अच्छे से, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस देखेंगे।